हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक बार ओपीडी में एक अच्छे से कपल आए और उन्होंने बोला कि शायद शादी को 3 साल हो गए हैं और हर महीने हमें एक उम्मीद होती थी और हर महीने एक डिसअपॉइंटमेंट होता था। घर वाले भी पूछते थे खुशखबरी कब दोगे और हम हंस कर टाल देते थे, पर मन ही मन अंदर ही अंदर हम टूट चुके हैं। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफ़ी कपल्स का है। इन कपल्स ने फिर बोला कि हमें डॉक्टर ने बोला कि सीमन टेस्ट करा लीजिए हस्बैंड का। हमने सीमन टेस्ट करा लिया और उसमें आया लो स्पर्म काउंट। फिर उन्होंने बोला कलर डॉपलर टेस्ट करा लीजिए, उन्होंने ये भी करा लिया और उसमें आया ग्रेड 3 वेरिकोसील। लिटरली हम बिल्कुल घबरा गए और हमने डॉक्टर से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या हम कभी पेरेंट्स बन पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाइए, मैं अपनी एक बिल्कुल फैक्ट पर बताता हूँ। ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो केवल ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वेरिकोसील है, ग्रेड 3 ग्रेड 4, क्या हम पेरेंट्स बन पाएंगे। और गूगल पे लाखों हजारों लोग पर डे सर्च करते हैं, लेकिन कभी भी अपने डॉक्टर से या अपने परिजनों से शर्म के मारे ये पूछ नहीं पाते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं और एक साइंटिफिक वे में ईमानदारी से आपको इस चीज़ का बहुत ही शाश्वत सत्य बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि क्या वेरिकोसील, ग्रेड 3 वेरिकोसील की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है, क्या वो परमानेंट होती है या वो क्यों होती है। क्या जो स्पर्म काउंट होता है वो परमानेंट होता है या वो रिकवर कर सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या खाली सर्जरी या एम्बोलाइजेशन ही है या किसी और वे में भी ये ठीक हो सकता है। और एक बार ट्रीटमेंट कराने के बाद कितने टाइम रिकवरी होने की संभावना रहती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं एक वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। काफ़ी कपल्स मेरे पास ओपीडी में आके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वेरिकोसील है, क्या हम फादर बन पाएंगे, मदर बन पाएंगे, या हमारा फेट क्या होने वाला है, क्या हम ट्रीटमेंट करा लेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, कितने टाइम में हमारा बच्चा होने वाला है। तो इन सभी के सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक राहत देने वाली बात करता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमें ग्रेड 3 वेरिकोसील है, क्या हम पेरेंट्स बन सकते हैं, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है एब्सोल्युटली बन सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स जिनको ग्रेड 3 वेरिकोसील है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी फादर बन सकते हैं, मदर बन सकते हैं। और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट के बाद फादर मदर बन सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ है कि वेरिकोसील अगर आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो गया है तो आप परमानेंट इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ है। आप फादर मदर बन सकते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी वेरिकोसील कितनी पुरानी है, आपने उसको कितना अवॉइड किया है, आपके स्पर्म किस लेवल तक लो हो गए हैं या बिल्कुल जीरो हो गए हैं और क्रोनिक हो गए हैं क्या। या फिर इस पर डिपेंड करता है कि आपके टेस्टिस का साइज कैसा रह गया, टेस्टिस का फंक्शन कैसे रह गया। तो दोस्तों, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज हम इस वीडियो पे इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर वेरिकोसील से ये सारे फैक्टर किस तरह से अफेक्ट होते हैं और कैसे अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि वेरिकोसील आखिर अपन को स्पर्म को अफेक्ट कैसे करती है। दोस्तों, जैसे आपका लैपटॉप लिया, लैपटॉप में जो कूलिंग वाला पार्ट होता है, हार्डवेयर होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो अभी आपका लैपटॉप काम तो करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो हीट मारना चालू कर देता है और एक दिन वो डैमेज हो जाता है, परमानेंट उसका हार्डवेयर खराब हो जाता है। तो वैसे ही वेरिकोसील के साथ होता है कि अपन को इस जो टेस्टिज है वो ईश्वर ने अपने बॉडी के बाहर दिए लो टेम्परेचर के हिसाब से कि उसको एब्डोमेन से लो टेम्परेचर चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वेरिकोसील बनी, खून गर्म होता है तो खून रुकता गया और रुकने की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो उसने क्या, कोशिकाओं को डैमेज कर दिया। कोशिकाएं जब डैमेज हो गई तो स्पर्म काउंट लो हो गए। तो अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना पुराना है, कितना डैमेज हो चुका है, कैसे डैमेज हो चुका है और क्या हो चुका है। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या वेरिकोसील की वजह से जो टेस्टिकुलर डैमेज या जो स्पर्म में जो डैमेज होता है क्या वो परमानेंट होता है। तो इसका भी एक रिलैक्स भरा आंसर है कि वो परमानेंट नहीं होता है, वो स्थायी नहीं होता है। काफ़ी पेशेंटों में ट्रीटमेंट कराने के बाद वो रिवर्स हो जाता है, काफ़ी पेशेंटों में। दोस्तों, इसीलिए वेरिकोसील को मेल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉमन कॉज ऐसा माना गया है जो ट्रीटेबल है। बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी के ऐसे कॉज है जिनको ट्रीट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वेरिकोसील का टाइम से, समय से सही निर्णय लेके इलाज कराया जाए तो डेफिनेटली वो ट्रीटेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसको अवॉइड नहीं करना है। टाइम टू टाइम अपना, अगर किसी को इलाज कराना भी नहीं है, लगता है कि आज मेरे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप्स बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि क्या सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है। तो जी नहीं, पहले एक समय इसका सर्जरी ही मात्र एक ऑप्शन होता था, लेकिन करीबन मोर देन 10 ईयर्स से तो मैं खुद वेरिकोसील का एम्बोलाइजेशन कर रहा हूँ और पिछले 4 से 5 साल में ये एम्बोलाइजेशन की रेट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज हमारे पास देश विदेश और इंडिया के सभी राज्यों से मरीज आ रहे हैं।
मैं इस वीडियो में एम्बोलाइजेशन को बिल्कुल भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्बोलाइजेशन एंड सर्जरी। सर्जरी एक लैंडलाइन फोन है या अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड पत्र है, और एम्बोलाइजेशन एक तरह से एक मोबाइल फोन है। इसके अपने फायदे हैं, अपने बेसिकली इट इज ए लग्जरी। आपको किसी तरह की कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई टाका पीटी नहीं है, किसी तरह का कोई बेहोश नहीं किया जा रहा है। अगले दिन आप अपने काम पे जा सकते हैं। बहुत इन्फेक्शन के चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं, इन्फ्लामेशन के चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। बिल्कुल एक पत्ती से सुई से आपके जांग के थ्रू आपकी जो वेन होती है, वेन में घुसा जाया जाता है और उसके वॉल्व को ठीक किया जाता है और उस वेन को बंद करके आ जाया जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर वेन को बंद कर देंगे तो कैसे आगे का सर्कुलेशन होगा। तो वेन को बंद करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे कोलेट्रल्स होते हैं पतले पतले से, उनके थ्रू अपना ब्लड आराम से रूटीन में जाता रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही शानदार प्रोसीजर होता है। आज बिलीव करिए कि आज हम राजस्थान में या मे बी तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन करने वाले या वेरिकोसिल को ट्रीट करने वाले लोग हैं। और आज हमारे पास पूरे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से पेशेंट्स इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। दोस्तों अंत में मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा कि वेरिकोसिल में की अगर रिपोर्ट आ गई ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसिल, तो इससे आपका फ्यूचर डिसाइड मत करिए। वेरिकोसिल का समय पे इलाज, समय पे डायग्नोसिस, समय पे आगे बढ़ना, समय पे फॉलोअप, ये इसकी की है, ये इसकी जड़ है, जिससे आपका ट्रीटमेंट और आपका फेट डिसाइड होता है कि आपका भविष्य इसमें कैसे होने वाला है। खाली रिपोर्ट के बेस पे अपना भविष्य डिसाइड मत करिए। मैं अंत में आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कारण क्या है कि मैं आगे एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं उन पेशेंटों को शो करूंगा, उन कुछ पेशेंट्सों को जो सर्जरी के बाद उनका सर्जरी का उनका एम्बोलाइजेशन किया और ये पता पड़ा कि इनका सर्जरी क्यों फेल हुआ था। बेसिकली हम महीने में 5 से 6 पेशेंट ऐसे कर रहे हैं जो कि पोस्ट सर्जिकल है, और हमको जब उनका डीएसए उनकी डाई डाल के स्टडी करते तो पता पड़ता है कि इसका सर्जरी इसलिए फेल हुआ था। सर्जरी फेल होने में डॉक्टर की या किसी और की गलती नहीं है, वो उनकी बॉडी की ईश्वर ने जो रचना की है उसके बेस पे वो फेल हुआ था। तो वो उससे आइडिया लगता है। तो वो वीडियो आएगा तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर देने की। और आपको अगर वेरिकोसिल के बारे में हम मल्टीपल एक्स अमाउंट ऑफ वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको वो देखना हो, लाइव केस देखना हो, वेरिकोसिल में एक्सरसाइज योगा देखना हो और हाई ग्रेड वेरिकोसिल का लाइव ऑपरेटिव केस देखना हो, तो उसको आप जाके इन लिंक्स पे जाके देख सकते हैं। आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।